माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं भोलाराम सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल बी आर सैनी में आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक सुविचार के साथ। और आज का हमारा सुविचार है, आपको अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। आपको अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं है कि आप इसको दूसरे से लिखवा लें। अर्थात कहने का भावार्थ यह है कि आपको अपना भविष्य यानी कि अपनी जो तकदीर है वो खुद संवारनी होगी, उसे खुद तय करना होगा, खुद उसका निर्माण करना होगा, उस खुद तकदीर को खुद बनाना होगा। ये कोई चिट्ठी नहीं है, कोई पत्र नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता, कि पत्र है कि आपको लिखना नहीं आ रहा, उसे आप दूसरे से लिखवा लो। दोस्तों, आपकी तकदीर है और इसको आपको अपने आप ही लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ आज का सुविचार आपको पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारी क्लास को शुरुआत करते हैं। और हमारी क्लास में आज का जो विषय होगा वो होगा शब्द शक्ति का। हाँ जी, कौन सा विषय होगा? टॉपिक है हमारा शब्द शक्ति का। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे वीडियो अलंकार विषय के बहुत सारे वीडियो डाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। बहुत अच्छी भाषा में, सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत सारी किताबों से अलग अलग उदाहरण एक साथ मैंने आपको प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी क्लास पसंद आई होंगी। और अब मैं आपके लेकर आया हूँ शब्द शक्ति का टॉपिक। देखिए, ये कक्षा 11 हिंदी साहित्य और कक्षा 12 हिंदी साहित्य में तो सभी बच्चों को काम आता ही है। साथ ही में हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में ये 2 नंबर का टॉपिक होता है शब्द शक्ति का। शब्द शक्ति को समझते हैं। देखो, शब्द शक्ति से प्रश्न किस प्रकार बनेगा, पहले तो आपको मैं ये बता दूं। शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न बनेगा आपको। एक तो हिंदी साहित्य में तो क्या आता है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं। हिंदी कंपलसरी में रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ सकते हैं। नहीं तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। एक तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ जाएगा कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। और व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। एक प्रश्न तो आपको इस प्रकार पूछा जा सकता है। या फिर आपसे शब्द शक्ति का सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। या फिर शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, शब्द शक्ति के भेदों के नाम लिखिए। इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। शब्द शक्ति को सिर्फ हमें परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं पढ़ना दोस्तों, इसे हमें व्यावहारिक तौर पर भी याद रखना है, क्योंकि शब्द शक्ति हमें बहुत जगह काम आती है। साहित्य का अध्ययन करते समय, किताब को पढ़ते समय हमें शब्द शक्ति की बहुत अति आवश्यकता होती है कि शब्द शक्ति होती क्या है। देखिए, बात करते हैं शब्द शक्ति पर। देखो, शब्द शक्ति, आप पहले तो इसमें ये देखिए, शब्द और शक्ति, यानी कि शब्द शक्ति में 2 शब्द हैं। कौन कौन शब्द हैं? एक तो इसमें क्या है, शब्द है, दूसरा है शक्ति। पहले हम समझेंगे शब्द क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि शक्ति क्या होती है, कि शब्द में शक्ति किस प्रकार होती है, अर्थात शब्द में पावर किस प्रकार होता है। क्या शब्द में भी कोई शक्ति हो सकती है क्या, इसको हम समझेंगे। देखो, शब्द की शक्ति है ना, असीम है। शब्द की शक्ति कैसी है? असीम। असीम का मतलब है इसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यानी कि एक ही शब्द जो है वो अपनी शक्ति के अनुसार, एक शब्द है वो अपनी शक्ति के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने पर अपना परिवर्तन कर लेता है। अपने अर्थ में क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। वो प्रयोग के आधार पर अर्थ में परिवर्तन कर लेता है। उसी को क्या कहा जाएगा? शब्द की शक्ति कहा जाएगा। आगे चलते हैं और इसके शब्दों का अर्थ समझ। देखो, शब्द शक्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो इसमें शब्द है और दूसरा इसमें क्या है? शक्ति है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं?
देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे मैंने बोला कै, खे, चे, टे, ते, पे, ये मैंने जब बोला और मुख विवर से जब ये उच्चारित हो रही है, ये मौखिक ध्वनि, मौखिक तो क्या कहलाएगा? ये ध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्वनि। अगर इसी ध्वनि को जो मैंने अभी बोले हैं, जैसे कै, चे, टे, ते, पे, यदि इनको किसी लिपि में कैद कर दूं, लिपि से तात्पर्य क्या होगा? अर्थात मैं इसे किसी भी भाषा की लिपि में चिन्हों या संकेतों में कैद कर देता हूं, लिख देता हूं, तो उसे क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया कै, चे, टे, ते, पे, ये क्या हो गया? अब ये हो गए वर्ण। अब ये क्या हो गए? वर्ण। यानी कि भाषा के सबसे, अब ये साहित्य की दृष्टि से, यानी कि जब हम व्याकरण में पढ़ते हैं तो एक वर्ण जो है, वर्ण, ये पारिभाषिक शब्द बन जाता है। किस प्रकार कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई, लिखित इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी लिखित इकाई, कैसी? लिखित इकाई, जिसके हम और अधिक टुकड़े या खंड नहीं कर सकते, उसे क्या कहा जाएगा? वर्ण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ वर्ण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी लिखित इकाई, कैसी? लिखित इकाई, जिसके हम और अधिक टुकड़े या खंड नहीं कर सकते, क्या कहलाएगा? वर्ण कहाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कै, चे, टे, ते, पे, ए, ई, ये क्या है? सभी वर्ण हैं। क्या है? ये वर्ण है। लेकिन हमें बात करनी है किसकी? शब्द की। अब देखो, वर्णों के, शब्द की परिभाषा होती है वर्णों के सार्थक समूह को, किसको? सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर देखो, मैं लिखा रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। अब ये क्या है? वर्ण है। रे वर्ण है, आ वर्ण है, मैं वर्ण है और ए वर्ण है। अब इन वर्णों को एक सार्थक शब्द बनाता हूं, सार्थक समूह बनाता हूं, जिसको रे में आ को मिलाया क्या बन गया? रा बन गया। मैं में ए को मिलाया क्या बन गया? मैं बन गया। अब दोनों वर्णों को एक साथ मिलाया क्या बन गया? राम। अब ये राम यहां पर क्या है? शब्द है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको शब्द की परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, किसे कहते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे ही हम किसी भी वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द का प्रयोग के आधार पर क्या बदल जाता है? उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे कमल, कमल जा रहा है, कमल जा रहा है, या फिर ऐसे लिख दूं कमल विद्यालय जा रहा है, कमल विद्यालय जा रहा है। अब आप यहां पर देखो, ये जो कमल शब्द है, इसका आप क्या अर्थ ले रहे हो? अर्थात कमल नाम का कोई लड़का है, कमल नाम का कोई व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। समझ में आ रहा है? अर्थात यहां पर जो कमल है, मैंने लिखा कमल विद्यालय जा रहा है, अर्थात आपने समझा इस कमल का अर्थ क्या समझा आपने? कि कमल नाम का कोई व्यक्ति है या कमल नाम का कोई लड़का है जो विद्यालय जा रहा है। अब देखो, इसी कमल शब्द को मैं दूसरे वाक्य में प्रयोग करता हूं। जैसे मैं कहूं कमल, कमल का जैसे ऐसे लिखता हूं सीधा, कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। अब बताओ मुझे, अब ये कमल का अर्थ क्या ले रहे हो आप? क्या लड़का ले रहे हो क्या? नहीं। क्या व्यक्ति ले रहे हो क्या? नहीं। अब यहां पर कमल का अर्थ आपने क्या लिया है? एक फूल लिया है। किससे लिया है? फूल से। अर्थात कमल कमल शब्द यहां भी था और कमल शब्द यहां पर था, लेकिन यहां पर वाक्य में प्रयोग किया तो हमने इसका अर्थ लिया व्यक्ति, यानी कोई लड़का कमल विद्यालय जा रहा है, और यहां पर हमने कमल शब्द का अर्थ क्या ले लिया? वाक्य में दूसरा प्रयोग किया, कमल खिल रहा है, अर्थात कमल मतलब फूल खिल रहा है, फूल खिल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये जो आपको लाइन लिखी हुई है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, इसका आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, देखो एक उदाहरण देकर भी समझाता हूं आपको फिर से। मैंने लिखा, आपको एक उदाहरण लिखा, जैसे राधा, राधा, राधा तो गाय है, राधा तो गाय है। अब बताओ, आपने यहां पर
राधा शब्द, राधा के साथ में जो ये गाय शब्द है, गाय का अर्थ क्या लिया है आपने, बताओ मुझे। क्या राधा गाय हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। राधा एक मनुष्य है, गाय एक पशु है, तो राधा गाय नहीं हो सकती। अर्थात यहाँ पर गाय से सीधा अर्थ, गाय से अर्थ लिया होगा आपने कि सीधी, सीधा साधा या भोली भाली, कि राधा कैसी है, सीधी सादी है, भोली भाली है साहब, ये अर्थ लिया है गाय का अर्थ। अब देखो इसी गाय को मैं दूसरे वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं, जैसे गाय, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। अब देखो गाय शब्द यहां भी था और गाय शब्द यहां भी है इस वाक्य में भी, लेकिन आपने देखा कि यहां पर जो गाय शब्द का आपने अर्थ लिया वो लिया था सीधी सादी भोली भाली, कि राधा सीधी सादी भोली भाली है साहब। लेकिन गाय दूध देती है, यहां पर क्या भोली भाली आ रही है क्या? नहीं, यहां पर आपने अर्थ लिया है कि गाय एक पशु है, गाय एक पशु है। अर्थात जब एक शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के अनुसार उस शब्द का जो अर्थ बदलता है वो किसी न किसी शक्ति के आधार पर बदलता है। किस पर आधार बदलता है? किसी न किसी शक्ति के आधार पर बदलता है, और यही शक्ति, यही व्यापार, यही कार्य क्या कहलाता है? शब्द की शक्ति कहलाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि थोड़ी थोड़ी सी आपको परिभाषा समझ में आने लगी होगी कि शब्द शक्ति कहते किसे है। शब्द शक्ति अर्थात शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वो अपना अर्थ वाक्य में प्रयोग करने पर जो अपना अर्थ बदलता है उसे ही शब्द शक्ति कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ शब्द शक्ति का आपको थोड़ी बहुत परिभाषा समझ में आ गई होगी, और बहुत सारी परिभाषा मैं आपको लेके आया हूँ विद्वानों की, और बहुत सारी किताबों से मैंने परिभाषा निकाली है, अच्छे समझ में आएगा। देखो आगे देखो, आगे चलते हैं। शब्द की शक्ति उसकी अर्थवत्ता होती है। अर्थवत्ता मतलब अर्थात उसके अर्थ पर निहित होती है। शब्द में जो अर्थ होता है, अर्थ निहित होता है, वही क्या होती है? उसकी शक्ति होती है। शब्द में शक्ति होती है, शब्द में पावर होता है, लेकिन उसको पहचानें कैसे? अर्थ के आधार पर। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। जब हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे उस शब्द को, और जिस प्रकार शब्द का अर्थ लिया जाएगा वही उसकी क्या है? पावर है, अर्थात वही उसकी क्या है? शक्ति है। चलिए आगे चलिए। अतः शब्द शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ को प्राप्त या उपलब्ध किया जाता है। शब्द में दो बात होती है। देखो शब्द में दो बात होनी चाहिए। पहली बात वह अक्षरों का यानी कि वर्णों का समूह, पहली बात तो जैसे अक्षरों का या वर्णों का समूह होता है शब्द, जैसे कैसे? जैसे कमल है, ये इसमें देखो 3 वर्ड मिले हुए हैं। कौन कौन से वर्ड मिले हुए हैं? कै प्लस मैं प्लस ले, ये 3 वर्ण हैं। पहली बात तो शब्द जो है वो वर्णों का समूह होता है। दूसरा, उसमें कोई अर्थ निहित होता है। कोई भी शब्द है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका कोई ना कोई अर्थ ना हो। एक बार मैं ऐसे ही सार्थक और निरर्थक शब्दों की एक वीडियो देख रहा था। बहुत ही प्रसिद्ध और व्याकरणविद, शिक्षाविद, जिसको आप कह सकते हो शिक्षाविद, डॉक्टर राघव प्रकाश का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। डॉक्टर राघव प्रकाश जयपुर के परिष्कार वर्ल्ड के परिष्कार कोचिंग के निदेशक, उनकी एक वीडियो देख रहा था, और लोग कहते हैं कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। सार्थक और निरर्थक। हम भी ऐसे पढ़ते हैं, मैं भी ऐसे पढ़ाता हूँ, सारे अध्यापक ऐसे पढ़ाते हैं। एक तो सार्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं। सार्थक जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं, यही सुना होगा आपने। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। लेकिन डॉक्टर राघव प्रकाश की एक वीडियो देखी थी और जबरदस्त ज्ञान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राघव प्रकाश ने बताया कि कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है, उसका कोई ना कोई अर्थ है। और मैं तो ये मानता हूं कि उस निरर्थक शब्द का भी सार्थक शब्द से ज्यादा अर्थ महत्वपूर्ण होता है। देखो उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं। जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं, ठीक है ना, अगर हमने उनसे ये कहा कि भाई मेहमान आए हैं, चाय लेके आओ। क्या लेके आओ? चाय लेके आओ। समझने की कोशिश करना, भाई मेहमान आए हुए हैं और चाय लेके आओ। बस मैंने ये कहा चाय लेकर आओ। अब चाय शब्द सार्थक है साहब, तो भाई साहब अगर कि आपने चाय की कही ना तो चाय आएगी, सीधी बात है, पक्की बात है कि चाय की कही तो आप कि चाय आएगी। लेकिन अगर हम इसके साथ में एक निरर्थक शब्द लगा देते कि मेहमान आए हुए हैं, अरे भाई चाय वाय लेके आओ, चाय वाय। अब वाय शब्द तो निरर्थक है, वाय का तो कोई अर्थ नहीं है ना।
वाई का तो कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब आपने ये कह दिया ना भाई मेहमान आए हुए चाय वाय लेके आओ, तो मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि चाय के साथ साथ में नमकीन भी आएगी, बिस्कुट भी आएगी, कुछ और नाश्ता भी आएंगे, क्योंकि वहाँ पर चाय वाय का मतलब और भी शब्द जोड़ा गया है। तो वाय का अर्थ हुआ ना मतलब कुछ और भी लेके आओ भाई चाय के साथ में। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया, तो मुझे अच्छा लगा ये समझने में कि ऐसा नहीं है कि निरर्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ मतलब कुछ ना कुछ विशेष अर्थ होगा, उसके लिए हमें कुछ प्रयोजन है हमारा, जो हमने सार्थक शब्द के साथ में उस निरर्थक शब्द को प्रयोग किया है, हम कहते हैं उसके निरर्थक है। और वाय का कोई अर्थ नहीं है, वाय का अर्थ तो नहीं है, लेकिन इसको हमने किसी प्रयोजन के लिए, किसी उद्देश्य के लिए तो प्रयोग किया है ना। खैर छोड़िए, आप तो इतना याद रखिए कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक निरर्थक होता है, एक सार्थक होता है। सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। आप भी इस प्रकार याद रखिएगा। चलिए, हम यहाँ पर थे, हम तो भटक गए हमारे बात से। देखो मतलब उसमें शब्द में कोई ना कोई अर्थ निहित होता है। जैसे कमल है, अब कमल शब्द का साहब कोई ना कोई अर्थ होता है। कमल का देखो एक तो व्यक्ति का नाम हो सकता है, सीधी बात है। कमल का यह अर्थ भी हो सकता है जैसे मतलब कोई सरोवर में पैदा होने वाला कमलीय फूल, कमलीय फूल मतलब फूल भी हो सकता है कोई कमल। तो ये दो बात होती हैं शब्द में, ये अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा की। किसकी बात करेंगे? शब्द शक्ति की परिभाषा की। देखो दोस्तों, मैंने कम से कम 5-6 किताबों का अध्ययन करने के बाद इस कंटेंट को तैयार किया है। आप जितनी किताब पढ़ोगे ना, मैं ये कह रहा हूँ मेरी परिभाषाओं से बाहर कोई परिभाषा नहीं जाएगी, मैं गारंटी के साथ और दावा करता हूँ आपको। मैंने 4-5 किताबों से पढ़ी है, 4-5 किताबों से अलग अलग परिभाषा आपके सामने रख दी है। आप एक किताब पढ़ोगे तो मेरी परिभाषा मिलेगी आपको, दूसरी किताब पढ़ोगे तो मेरी परिभाषा मिलेगी आपको, और आपको सिर्फ 1 या 2 परिभाषा आपको याद रखनी है और आपको अपना काम चला लेना है, भटकने का आवश्यकता नहीं है। चलिए पहली परिभाषा को समझ। देखो जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। देखो जिस शक्ति के द्वारा या व्यापार के द्वारा उस शब्द का अर्थ बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। एक परिभाषा ये है, ठीक है। अगली परिभाषा है शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति। शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति या व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है। देखो सारी परिभाषा एक जैसी है, भावार्थ अलग है, शब्द बदले हैं। भावार्थ वही है, उसका भावार्थ एक रहेगा कि शब्द में जो निहित अर्थ होता है, शब्द में जो अर्थ है, शब्द का वाक्य में प्रयोग करने पर जो अर्थ होता है, अर्थ बदल जाता है, उसे शब्द शक्ति कहा जाएगा। पूरी परिभाषाओं की यही परिभाषा रहेगी। किसी विद्वान ने किस प्रकार उसको लिख दिया, किसी विद्वान ने उसको किस प्रकार लिख दिया। बस आपको भावार्थ एक बार याद करना है, इसको आप लॉक कर लीजिए कि शब्द में जो अर्थ होता है, यानी जब वाक्य में प्रयोग करने पर शब्द का अर्थ परिवर्तन होता है, जो वो परिवर्तन हो रहा है ना अर्थ, वो किसी न किसी शक्ति, किसी न किसी व्यापार या फिर किसी न किसी कार्य के अनुसार हो रहा है, तो उसे शब्द शक्ति कहा जाएगा। आप तो इस बात को लॉक कर लो, ठीक है। अब आपको लैंग्वेज के अनुसार परिभाषा याद रखनी है। 2 परिभाषा आपको ये होगी। नंबर 1, जिस शक्ति द्वारा व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। नंबर 2, दूसरी परिभाषा है शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति या व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। नंबर 3, 5 परिभाषा लेकर आया आपको। 5 परिभाषाओं का भावार्थ वही है, अर्थ वही है उनका, ये ध्यान रखना। शब्द अलग अलग है, अलग अलग तरीके से दिया गया है। और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी लेकर आया परिभाषा, वो तो अविद्या शब्द शक्ति की लेकर आया हूँ, बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर मिली है। देखो, अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता, अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छुपे हुए तात्पर्य को प्रसंग अनुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य क्या है? शब्द शक्ति है। थोड़ी आपको कठिन परिभाषा लगी होगी, लेकिन बड़ी शानदार परिभाषा है। एक बार फिर से समझिए। अभिष्ट अर्थ यानी जो शब्द में अर्थ है, उस अर्थ को श्रोता यानी कि सुनने वाला तक पहुंचाने की जो क्षमता होती है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो आप कि शब्द में छुपे हुए तात्पर्य से मतलब क्या है? शब्द का अर्थ। शब्द में छुपे हुए तात्पर्य से क्या मतलब होगा? शब्द में छुपे हुए
अर्थ वो प्रसंग के अनुसार स्पष्ट होता है। प्रसंग के अनुसार, जब प्रसंग के अनुसार तात्पर्य क्या होगा, अर्थात वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो वो हमारे क्या करता है, सामर्थ्य से बाहर आता है, अर्थात उसका सामर्थ्य का पता चलता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, शब्द शक्ति कहा जाता है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। थोड़ी कठिन लगी होगी आपको परिभाषा, लेकिन बड़ी जबरदस्त और शानदार परिभाषा है। ऐसी ही परिभाषाओं से आपको अधिक नंबर मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखिए, अगली चौथी परिभाषा, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। बात वही है ना, यानी कि शब्द के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा या व्यापार यानी कार्य के द्वारा, मैं तीन बात तो बोल रहा हूं आपको, शक्ति, कार्य, व्यापार, इसके द्वारा हमें शब्द का जो अर्थ पता चलता है वही शब्द शक्ति है। बार बार यही बोल रहा हूं आपको मैं, बस आपको ये बात, पहले वाली बात लोग करनी मेरी। अगली परिभाषा देखो, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट, ये परिभाषा मैं अक्सर क्लासों में लिखाता हूं जो परिभाषा है, शब्द में अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को शब्द शक्ति कहा जाता है। स्रोत, इस परिभाषा का स्रोत काव्य शास्त्र की जो बुक है हेतु भारद्वाज की, उसमें दे रखा है इसको, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9 से 12, कक्षा 9 से 12 जो सरकारी किताब होती है उसमें भी यही परिभाषा दे रखी है कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको शब्द शक्ति की परिभाषा आसानी समझ में अब आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, शब्द की सार्थकता के कारण उसकी महत्ता महान होती है। सार्थकता का मतलब शब्द में जो अर्थ होता है ना, उसी के कारण क्या होता है, उसकी महत्ता बढ़ती है। शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य ही भाषा का मूल आधार होता है। यानी शब्दों के माध्यम से क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्य भाषा का मूल आधार होता है। अर्थात जो भाषा हम बोलते हैं वो एक सेंटेंस अर्थात वाक्य के माध्यम से बोली जाती है। यह भाषा काव्य का आधार बनती है। इस प्रकार काव्य के लिए शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है साहब, और उसकी शक्ति का बोध कराने वाली को भी शब्द शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखिए, आगे चलते। अब देखो शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों का हमें ना, कोई भी शब्द का हम 3 प्रकार से अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कोई शब्द बोला, और जैसे मैंने बोला आपको पानी, अब पानी का आपने अर्थ पानी ही लिया, इसे कहते हैं वाचक शब्द कह दिया। क्या कह दिया मैं इसको, वाचक कह दिया। मैंने बोल दिया जैसे मान चलो गधा, गधा बोल दिया मैंने, गधा। अब आपने इसका, मैंने जो गधा बोला ना, आपने वही अर्थ गधा ग्रहण ना करके और आपने इसका पशु अर्थ ग्रहण कर लिया, इसे कहते हैं लक्षण। ठीक है। और मैंने बोला जैसे भाई 4 बज गए, तो आपने क्या अलग अनुमान लगाया, तो उसे क्या कहा जाएगा, व्यंजक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, व्यंजक। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि किसी भी वक्ता का श्रोता द्वारा किसी भी शब्द का 3 प्रकार अर्थ ग्रहण किया जाता है। चलिए समझते। देखो शब्द के 3 प्रकार होते हैं। एक तो वाचक शब्द होता है। वाचक शब्द होता है जो वाच्यार्थ को प्रकट करता है। वाच्यार्थ मतलब जो बोला गया है उसी को सुना जाए, यानी कि जो बोला गया है उसी का अर्थ ग्रहण किया जाए, उसे कहते हैं वाच्यार्थ। और वाच्यार्थ जहां पर होता है वहां पर अविधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है। दूसरा शब्द होते हैं लक्षण, जो लक्षार्थ होते हैं, लक्षार्थ को प्रकट करता है, अर्थात लक्षणों के आधार पर हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। लक्षणों के आधार पर जिसके हम अर्थ ग्रहण करते हैं उसे लक्षार्थ कहा जाता है। और जहां पर लक्षार्थ होता है वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। एक होता है शब्द होता है व्यंजक। व्यंजक मतलब व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ मतलब होता है व्यंग्य करना, टोंट मारना, एक तरह से व्यंग्य करना, टोंट मारना। जैसे मान चलो हम किसी बात को कहना तो सीधी सट बात कर चाह रहे हैं, किसी से कुछ बात को कह दो तो सीधी बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण कर रहा है साहब, अपनी मर्जी से अलग अलग अर्थ ग्रहण कर रहा है। सॉरी, अपनी मर्जी से नहीं, मतलब उसका अलग अलग भावार्थ ग्रहण कर रहा है, तो वह व्यंग्यार्थ हो गया। और व्यंग्यार्थ जहां पर होता है वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय यह है दोस्तों कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अविधा शब्द शक्ति, नंबर 2 लक्षणा शब्द शक्ति, और नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ के प्रकार, अब हम बात करते हैं अर्थ के प्रकार की। अभी हमने बात की थी शब्द के प्रकार की, अब हम बात करेंगे अर्थ के। जब शब्द 3 प्रकार के होते हैं तो अर्थ भी 3 प्रकार से ग्रहण किया जाएगा, स्वाभाविक सी बात हो गई। चलिए देखो,
अर्थ के तीन प्रकार होते हैं, यानी शब्द में जो अर्थ निहित होता है ना, उसके जो 3 आधारों पर हम उसको समझ सकते हैं। पहला है वाच्यार्थ। कहाँ होता है वाच्यार्थ? वाच्यार्थ वहाँ होता है, वाच्यार्थ उसको कहा जाता है दोस्तों, जैसे मान चलो मैंने कोई भी वाक्य बोला और आपने उसका जो लोक प्रसिद्ध, साधारण और मुख्य अर्थ ग्रहण किया है। जैसे मैंने बोला राम विद्यालय जा रहा है, अब आपने कोई दिमाग नहीं लगाया और आपने सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया, राम विद्यालय जा रहा है, हाँ सर राम विद्यालय जा रहा है, सीधी सी बात हो गई। आपने वही अर्थ ग्रहण किया जो मैंने बोला, उसे कहा जाएगा वाच्यार्थ। क्या कहा जाएगा उसको? वाच्यार्थ। मैंने कहा जैसे कमल खिल रहा है, हाँ सर कमल का फूल खिल रहा है, खिल रहा है, खिल रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल रहा भाई दिन हो गया, हो गया, हो गया, मतलब मोहन पढ़ रहा है, हाँ मोहन लड़का है पढ़ रहा है, सीधी बात हो गई। अर्थात कहने का अभिप्राय है जो मैंने बोला वाक्य और आपने उसका वही अर्थ ग्रहण कर लिया, वो कहलाता है वाच्यार्थ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। परिभाषा देखो, शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। लोक प्रसिद्ध का मतलब जिसको संसार में प्रसिद्ध मिल गई है, जो काम हो रहा है वो क्या कहलाएगा? लोक, यानी वो वाच्यार्थ कहलाएगा। इसे अभिधार्थ कैसे कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? मुख्यार्थ भी कहते हैं। जैसे कमल खिल रहा है, मैंने बोला कमल खिल रहा है, सीधी सी बात है कमल खिल रहा है साहब, इसमें तो आप कोई दिमाग ही नहीं लगा सकते, कोई दूसरा अर्थ ही नहीं निकाल सकते इसका, तो ये क्या कहलाएगा? वाच्यार्थ। यहाँ पर अर्थ खेले जा रहा है, यानी कि तालाब में खिलने वाला एक पुष्प विशेष है, यानी कि फूल है, कमल का फूल, वो खिल रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होती, दूसरा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कहलाएगा वाच्यार्थ। एक बार फिर से साधारण शब्दों में समझो वाच्यार्थ किसे कहेंगे? वाच्यार्थ कहेंगे कि जब वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का श्रोता कोई लोक प्रसिद्ध, साधारण, सरल अर्थ ग्रहण कर ले, जो बोला गया उसी का वही अर्थ ग्रहण कर लिए, उसे वाच्यार्थ कहा जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है लक्ष्यार्थ। अब देखो लक्ष्यार्थ कहाँ होगा? लक्ष्यार्थ से मतलब यह है कि जब वाच्यार्थ का अर्थ ग्रहण करने में बाधा आ जाए, मतलब यह है कि जैसे मान चलो मैंने कोई भी सेंटेंस बोला, मैंने कोई वाक्य बोला और उसको समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, बाधा आए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? इसका अर्थ ये नहीं दूसरा हो सकता है, तो वहां पर क्या होगा? लक्ष्यार्थ। लक्ष्य मतलब उसका लक्षणों के आधार पर आप दूसरा अर्थ लो, उससे संबंधित, उससे मिलता जुलता अगर आप दूसरा अर्थ ग्रहण करते हो तो वो लक्ष्यार्थ कहलाएगा। जैसे परिभाषा देखो, जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता हो, वाच्यार्थ का मतलब जो वाक्य मैंने बोला है उसका वही अर्थ नहीं लिया गया, आपने वही अर्थ नहीं लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, मैंने एक उदाहरण अभी उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले कि राधा क्या है? गाय है। राधा तो क्या है? राधा तो गाय है। अब आपने दिमाग लगाया कि राधा तो गाय है, नहीं, राधा गाय नहीं हो सकती साहब। राधा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि राधा एक लड़की है, मनुष्य है, और गाय एक पशु है। तो यहां पर आपको अर्थ समझने में बाधा आई, तो आपने इससे मिलता जुलता, किससे? गाय से मिलता जुलता दूसरा अर्थ लगाया कि यार राधा को गाय इसलिए कहा जाता है कि गाय शब्द जो है ना रूढ़ हो गया है, प्रचलित हो गया है, किसके लिए? सीधापन के लिए, भोला बालक, भोला के लिए। भोला मतलब सीधा सरल स्वभाव वाला के लिए। सभी पशुओं में गाय को सीधा सरल पशु माना जाता है, इसलिए गाय। चलो इस उदाहरण से समझ में आया होगा, तो दूसरा उदाहरण देखो। जैसे मैंने बोला कि मोहन तो गधा है, मोहन तो गधा है। अब बताओ मुझे, क्या मोहन गधा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्या मोहन गधा है? क्या नहीं है ना। मोहन तो एक लड़का है, मोहन एक लड़का है, और गधा क्या है? एक पशु है। लेकिन हमने मोहन को गधे के लक्षणों के आधार पर, यानी मोहन जो है ना गधे के जैसे लक्षणों वाला दिखाई दे रहा है, इसलिए मोहन को हमने गधा कहा है। अर्थात मोहन गधे से अर्थ क्या ले लिया हमने? मूर्ख अर्थ ले लिया। किससे अर्थ ले लिया? मूर्ख से, कि मोहन तो मूर्ख है साहब, यह अर्थ लिया हमने। अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए परिभाषा देखो, जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता तब उससे संबंध रखने वाला दूसरा अर्थ लिया जाता है। इस दूसरे अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। मतलब समझ में आया आपको? यानी कि वाच्यार्थ यानी कि जो वाक्य बोला गया है उसका हमने वही अर्थ नहीं लिया और उससे मिलता जुलता हमने दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया साहब, तो यह कहलाएगा लक्ष्यार्थ। जैसे सीता कमलमुखी है। अब आप बताओ क्या सीता कमलमुखी हो सकती है कि नहीं? लेकिन हमने यहां पर अर्थ लगाया कमल के मुख के समान सुंदर है। सीता जो है, ये कहने का मतलब मेरा क्या होगा कि जो सीता है वो कमल के मुख के समान सुंदर है।
ये अर्थ लिया गया था। ठीक है, आगे सुनिए। यहाँ कमल का केवल पुष्प वाला अर्थ नहीं लिया जा रहा। भाई कमल हमने पहले भी अर्थ लिया था ना, कमल खिल रहा है, तो वहां पर हमने कमल का अर्थ कमल ले लिया था कि कमल एक पुष्प का नाम था। लेकिन यहाँ पर कमल पुष्प यानी फूल का अर्थ नहीं ले रहे हम। किसका अर्थ ले रहे? सुंदर का अर्थ ले रहे हैं साहब। किसका? सुंदर का। कमल के समान सुंदर मुख लिया जाएगा। कमल और मुख में सुंदरता का गुण समान है, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाए? इसलिए इसे सुंदर को क्या कहा जाएगा? लक्ष्यार्थ कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको लक्ष्यार्थ की परिभाषा अच्छी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तीसरा जो अर्थ होता है वो होता है व्यंग्यार्थ। अब व्यंग का मतलब कहता है टोंट मारना, व्यंग करने एक तरह से। ठीक है, देखो कभी कभी वाच्यार्थ या फिर लक्ष्यार्थ लग जाने पर भी एक दूसरा अर्थ सूचित होता है, यह व्यंग्यार्थ कहा जाता है। इसको ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि का मतलब है कि एक से अधिक अर्थ निकलते हो। जब किसी वाक्य के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो उसे व्यंग्यार्थ कहा जाएगा या फिर उसे ध्वन्यार्थ कहा जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखो, मैंने बोला कि जैसे संध्या हो गई। अब संध्या हो गई, सबको दिखाई दे रहा है कि संध्या हो गई, लेकिन आपने सोचा कि यार क्यों बोला गया है? जब पता है दिन छिप गया है, संध्या हो गई, सबको पता है कि संध्या हो गई, फिर भी ये वाक्य क्यों बोला गया है? अर्थात इसका मतलब है कि कोई ना कोई अलग अर्थ लिया गया है। जैसे मान चलो कोई पूजा करने वाला है, और यार संध्या हो गई, हम भाई यार दिन छिप गया, पूजा करेंगे, चलो भाई आरती वारती करेंगे, तो एक अर्थ उसने अलग ले लिया, अलग ग्रह। जैसे मान चलो किसी गृहिणी सुना भाई संध्या हो गया, तो अरे अच्छा संध्या हो गई, सांझ हो गई, अर्थात मुझे घर का काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे मान चलो कोई शाम के समय क्या चाय पीता है, तो उसको बोले अरे संध्या हो गई, अच्छा संध्या हो गई, आप मुझे याद दिला रहे हो, अच्छा मेरा चाय पीने का समय हो गया, मेरे चाय पीने का समय हो गया। अर्थात वाक्य तो एक था, लेकिन उसको समझने के लिए उसको उसके व्यंग के आधार पर अलग अलग जो अर्थ ग्रहण किया गया था, यानी दो से अधिक अर्थ ग्रहण किए गए थे। जब एक ही वाक्य गया, यानी एक शब्द का जब दो से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं तो वहां पर व्यंग्यार्थ होता है। क्या होता है? व्यंग्यार्थ होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो इस वाक्य का मुख्यार्थ है सूर्य अस्त होने का समय होना। सीधी सी बात थी। अगर इसका यही अर्थ लिया जाता तब तो हो जाती अविदा। क्या हो जाती? वाच्यार्थ होता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था, अलग अर्थ कहना। यहां यह अर्थ है, पर एक अर्थ और निकलता है कि घूमने चलने का समय हो गया। भाई संध्या हो गई, घूमने चलने का समय हो गया, भाई सब काम को छोड़ो अब। यानी कि अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया है, दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्यंग्यार्थ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शब्द शक्ति के भेदों की बात। किसकी बात करते हैं? शब्द शक्ति के भेदों की। देखो शब्द शक्ति के भेद या प्रकार 3 होते हैं। कोई जैसे हम काव्य शास्त्र के अलंकार, छंद, बहुत सारे जैसे हम और भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, विद्वानों का अलग अलग मत रहते हैं। लेकिन आपको इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना। आपको शब्द शक्ति के 3 भेद मानने, और 3 भेद हैं, और 3 भेद पढ़ते हैं, 3 भेद पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी प्रकार की। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, पहली होती है अविदा शब्द शक्ति। कौन सी होती है? अविदा शब्द शक्ति। अविदा शब्द शक्ति कहाँ होती है? जहां वह शब्द शक्ति जहां पर वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, वहां अविदा शब्द शक्ति होती है। पहले मैं इन शब्दों को समझा चुका हूं आपको। दूसरी शब्द शक्ति का नाम है लक्षणा शब्द शक्ति, जहां पर लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, अर्थात लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया जाता है। जहां पर लक्ष्यार्थ प्रकट होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति वह शक्ति जिसमें व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एक एक शब्द शक्ति को उदाहरण के साथ में, और बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अविदा शब्द शक्ति को। किसको पढ़ रहे हैं? अविदा शब्द शक्ति को। देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छे से स्पष्ट कर चुका हूं कि अविदा शब्द शक्ति कहाँ होती है। देखो सबसे पहले तो आप सीधी सरल शब्दों में मेरे से समझो, ग्रामीण भाषा के शब्दों में से बोल रहा हूं। एक बार कहाँ होती है अविदा शब्द शक्ति? एक बार में आपको परिभाषा समझ जानी है, उसके बाद में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो सुनने को समझने की कोशिश करना। जब मैंने कोई वाक्य बोला,
ठीक है, और आपने उस वाक्य का वही अर्थ ग्रहण किया है तो वहाँ पर अविदा शब्द शक्ति होगी। यानी कि साधारण व्यवहारिक और जो पहले आपको अर्थ कान में सुनाई दिया और वही आपने अर्थ ग्रहण किया है तो वो अविदा शब्द शक्ति होगी। बस आपको ये याद रखना है, आप कुछ नहीं याद रखना। अब इसको परिभाषा के साथ में, लैंग्वेज के साथ में इसको याद कैसे करेंगे। देखो, शब्द का वाच्यार्थ का बोध कराने वाली अविदा शब्द शक्ति कहलाती है। वाच्यार्थ का मतलब जो बोला गया उसी का अर्थ ग्रहण करना। वाच का मतलब होता है बोलना, वाच का मतलब होता है बोलना, अर्थात जो बोला गया है, ठीक है ना, जिस अंदाज में बोला गया है उसी अंदाज में आपको उसी अर्थ को ग्रहण किया है, उसे अविदा शब्द शक्ति कहा गया है। अर्थार्थ दोस्तों, अर्थार्थ में हलंत, तय में हलंत आता है, ध्यान रखना, तय में हलंत लगा लेना। अर्थात शब्द के साधारण, कैसे, साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अविदा शब्द शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अविदा शब्द शक्ति कहा जाता है। यहाँ पर अविदा है, सॉरी, अविदा शब्द शक्ति कहा जाता है। यानी कि शब्द के जो साधारण अर्थ होता है, व्यवहारिक अर्थ होता है, उसे क्या कहा जाएगा, अविदा शब्द शक्ति कहा जाएगा। अब चलिए विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले अविदा शब्द शक्ति की जो परिभाषा दी है वो पंडित रामदहिन मिश्र ने शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है, लिखना है ये परिभाषा, आपको ये परिभाषा तो है ही, इसके साथ साथ में आपको पंडित रामदहिन मिश्र की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। पूछी जा सकती है कि परिभाषा किसकी है, या फिर आपको जब परीक्षा में लिखोगे कि अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित, तो आपको ये परिभाषा के साथ साथ में आपको किसी एक विद्वान या दो विद्वानों के अनुसार परिभाषा भी आपको बतानी है। चलिए, रामदहिन मिश्र ने अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि साक्षात, तय मेहनत लगाना, साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि साक्षात सांकेतिक, यानी जो संकेत किया गया है, जिस शब्द के माध्यम से अर्थ का संकेत किया गया है, उसी अर्थ को आपने ग्रहण किया है, उसी व्यापार को आपने ग्रहण किया है, तो उसे अविदा शब्द शक्ति कहा जाएगा। आचार्य मम्मट के अनुसार देखिए, आचार्य मम्मट ने कहा है शब्द शक्ति पर साक्षात सांकेतिक अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है उसका बोध कराने वाले व्यापार को अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। यह परिभाषा भी अच्छी, इसको भी आप याद रख सकते हो। अगला है जगन्नाथ के अनुसार शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को, शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को, यानी शब्द में जो अर्थ निहित होता है, शब्द और अर्थ का दोनों का जो परस्पर संबंध है, उसको क्या कहा जाएगा, अविदा शब्द शक्ति कहा जाता है। आगे देखो, आचार्य देव ने शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दिया है। आचार्य देव ने शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए एक बहुत अच्छा दोहा कहा है, अविदा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। आपको ये दोहा याद रखना है, आचार्य देव का है, जो कि अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा को देते हुए कहा है कि अविदा उत्तम काव्य है। यानी कि जो काव्य अविदा में लिखा जाता है वो सबसे उत्तम काव्य माना जाता है, मध्यम लक्षणालीन, और जो लक्षणा के प्रयोग पर जो काव्य लिखा जाता है उसे मध्यम लक्षण का काव्य माना जाता है, और अधम व्यंजना रस विरस, यानी कहने का मतलब है जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो अधम माना जाता है। सॉरी, माफी चाहूँगा। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही क्या कहा जाएगा, अविदा शब्द शक्ति कहा जाएगा। इसने बहुत सरल शब्द, जो मैंने आपको बोला ना, मुख्य अर्थ, यानी कि जो मुख्य अर्थ है, जो मैंने आपको बोला है, जो वाक्य बोला है, आपने उसी अर्थ को ग्रहण किया है, यानी मुख्य अर्थ को ग्रहण किया है, उसे क्या कहा जाएगा, अविदा शब्द शक्ति कहा जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा बहुत सबसे सरल परिभाषा लगती है, तो आप इसको याद कर सकते हो कि शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अविदा शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों, अविदा शब्द शक्ति के अन्य नाम कौन कौन से नाम होते हैं। देखो, अविदा शब्द शक्ति को प्रथमार्थ कहेंगे, इसको अग्रिमार्थ कहेंगे और इसको मुख्यार्थ कहेंगे।
देखो अर्थ से समझाता हूँ आपको मैं थोड़ा सा। देखो प्रथमार्थ क्यों कहेंगे इसको? प्रथमार्थ इसको कहते हैं कि प्रथम में अर्थ लिया जाता है इसको। अग्रिमार्थ इसका मतलब अग्रिम मतलब पहला अर्थ लिया जा रहा है। प्रथमार्थ यानी पहला अर्थ लिया जा रहा है जो वाक्य बोला जा रहा है। अग्रिमार्थ यानी सबसे पहले ग्रहण किया जा रहा है। और मुख्य अर्थ यानी जो वाक्य बोला गया है उसका मुख्य अर्थ लिया गया है। यानी एक वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं ना, लेकिन पहले हमने जो मुख्य अर्थ ग्रहण किया है उसी को क्या कहा जाएगा? अविधा शब्दशक्ति कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अविधा शब्दशक्ति की परिभाषा, अविधा शब्दशक्ति के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। अविधा शब्दशक्ति वहाँ होता है जहाँ पर कोई बोला गया वाक्य, सेंटेंस या काव्य में जो अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है उसको ग्रहण किया जाता है, वो अविधा शब्दशक्ति होती है। अब देखिए अविधा शब्दशक्ति के जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के उसमें वाचक शब्द आते हैं। अविधा शब्दशक्ति के जो वाचक शब्द हैं वो तीन प्रकार के आते हैं। एक तो इसमें रूढ़ शब्द आते हैं। रूढ़ से मतलब क्या होगा? रूढ़ से मतलब है कि जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो गया है, अर्थात जिन शब्दों की जन्म या जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का कोई अता पता नहीं है, व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं है, ठीक है ना, और उनका अर्थ वही हो, अर्थ क्या हो गया? रूढ़ हो गया सॉरी अर्थात जिन शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, प्रचलित हो गया है, जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं है, कहाँ से उनका अर्थ मतलब वो शब्द कहाँ, उनकी व्युत्पत्ति के कहाँ से हुई है, किस प्रकार हुई है, तो उनको रूढ़ कहा जाएगा। चलिए, वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती और यदि होती है तो शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति अन्य जन्य अर्थ से भिन्न होता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात प्रचलित हो गए रूढ़ शब्द है, उसका हम खंड नहीं कर सकते। और परिभाषा समझो, देखो रूढ़ शब्द वो है जिसके हम खंड टुकड़े नहीं कर सकते, अलग अलग टुकड़े करके उस शब्द का और अर्थ नहीं ले सकते, अलग अलग अर्थ नहीं ले सकते, उसे रूढ़ शब्द कहा जाएगा। देखो जैसे घोड़ा शब्द का हम टुकड़े नहीं कर सकते, अब घोड़ा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है कोई पता नहीं है, और घोड़ा शब्द का एक अर्थ प्रचलित हो गया, ये घोड़ा है साहब, ये घोड़ा है। जैसे घड़ा का प्रचलित हो गया है, मुख का प्रचलित हो गया है, ठंडा का हो गया है, गाय हो गया, जल हो गया है, मंडप हो गया है। ये ऐसे शब्द है जो विशेष अर्थ के लिए हो गए, क्या हो गया है? प्रचलित और रूढ़ हो गए हैं। अगला है यौगिक शब्द। देखो यौगिक शब्द से तात्पर्य हुआ, यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बनना, दो शब्द जिसमें दो शब्द हो, ठीक है, और दोनों शब्दों के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकलते हो, दोनों शब्दों के जिसमें टुकड़े करने पर दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हो, उसे क्या कहा जाएगा? यौगिक शब्द कहा जाएगा। अर्थात दो शब्दों से मिलकर जो बना होता है उसे यौगिक शब्द कहा जाएगा। अब योग रूढ़ भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन यौगिक शब्द में दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ लिया जा रहा है। जैसे मान के चलो कि एक शब्द तो ये है और एक शब्द ये है, अब इसका अलग अर्थ है और इसका अलग अर्थ है। जैसे मैंने एक शब्द लिया जैसे विद्यालय, मैंने एक शब्द लिया जैसे विद्यालय। अब देखो ये यौगिक शब्द है क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आल्य, इसमें दो शब्द हैं, विद्या प्लस आल्य। अब विद्या का अलग अर्थ है और आल्य का अलग अलग अर्थ है, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ लिया जा रहा है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि यौगिक शब्द में समस्त सामासिक शब्द यानी समास से जो शब्द बनते हैं वो, और संधि वाले शब्द किस में आते हैं? यौगिक शब्द में आते हैं। किस में आएंगे? यौगिक में। समस्त समास तो नहीं, लेकिन बहुब्रीहि समास को छोड़ करके, क्योंकि बहुब्रीहि समास के जो सामासिक शब्द है वो तो योग रूढ़ में आएंगे। चलिए परिभाषा देखो, वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न नहीं होता, समास और संधि युक्त शब्द इस श्रेणी में आते हैं। जैसे भलाई, भला प्लस ई, पानी घर, पानी अलग है घर अलग है, दो मुँह, दो अलग है मुँह अलग है, शारीरिक शरीर प्लस एक, सुंदर अलग है, ताप प्रत्यय हो गया, सुंदरता अलग होगा, बूढ़ा बूढ़ा अलग होगा, अन्य और जल अन्य का वो जल होगा। यानी दो शब्दों से मिलकर बने हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ है। अगला है योग रूढ़। कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द कब वो होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति होती है कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कितने? दो शब्दों से। लेकिन यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ देखो, योग रूढ़ का होता है जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे मान चलो एक अर्थ, एक शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया।
अब इसका अलग अर्थ है और इसका अर्थ है, लेकिन ये दोनों शब्द जो है ना मिल करके किसी अन्य तीसरा अर्थ को इंगित करते हैं, तीसरे अर्थ को इंगित करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी योग तो है लेकिन उन दोनों का अर्थ क्या हो गया है, रूढ़ हो गया, प्रचलित हो गया है। जैसे मैंने चलो मैंने ले लिया, जैसे उदाहरण के तौर पर लिया मैंने गिरिधर ले लो, जैसे लिया गिरिधर। अब देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है गिरि और दूसरा है धर, ठीक है ना। अब गिरि का अर्थ होता है पर्वत, धर का अर्थ होता है धारण करने वाला, ठीक है ना, धारण करने वाला। यानी जब हम दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो गिरिधर ना तो पर्वत का अर्थ लेते हैं हम और ना ही धारण करने वाले का लेते हैं, हम लेते हैं सीधा दोनों का अर्थ लेते हैं, गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण भगवान का अर्थ लेते हैं। अर्थात श्री गिरिधर किसे कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता है। तो गिरिधर का दोनों शब्दों का अर्थ लिया हमने गिरिधर, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे पंकज, पहले परिमाण देखो, वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पंकज शब्द लिया, अब इसके में दो शब्द, एक तो पंक है और दूसरा क्या जय है। पंक का मतलब होता है कीचड़, पंक का मतलब कहता है कीचड़, और जय का मतलब होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना या जन्म लेने वाला, ठीक है ना। अर्थात जो कीचड़ में जन्म लेता है कौन, कमल। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कीचड़ से तो सिंघाड़ा भी जन्म लेता है साहब, कीचड़ से तो सिंघाड़ा भी जन्म लेता है, घोंघा भी उत्पन्न होते हैं, किंतु एकमात्र कमल के लिए ही पंकज रूढ़ शब्द हो गया है। कीचड़ में बहुत सारी चीज उत्पन्न होती है लेकिन हमने पंकज किसको कहा है, कमल को कहा है, ये रूढ़ हो गया तो ये क्या कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार नीरज, नीर यानी कि जल, जय का मतलब जन्म लेना। अब नीरज, अब पानी में जन्म बहुत सारे लेते हैं, पानी में तो बहुत सी चीज जन्म लेती है ना, बहुत सारे जीव कीटाणु वगैरह है, पेड़ पौधे छोटे छोटे जो होते हैं वो भी पानी में जन्म लेते हैं। लेकिन हमने नीरज यहाँ पर सिर्फ किसके लिया है, कमल के लिए ले लिया है, नीरद। अब देखो नीरद, दे मतलब देना, नीर यानी कि पानी देना। अब पानी तो बहुत कुछ देता है, इंजन पानी देता है, बोर पानी देता है, मतलब नल पानी देता है और बहुत सारी चीज़ पानी देती है, लेकिन हमने पानी देने का मतलब है मेघ पानी देता है साहब, बादलों से लिया। गिरिधर, अब गिरधर किशन को लिया गया, किशन का लिया अर्थ को फिर से प्रचलित हो गया है। महेश शंकर के लिए हुए, आदि शब्द क्या कहलाएंगे, योगारूढ़ शब्द कहलाएंगे, अर्थात ये योग रूढ़ शब्द है। ये सारे शब्द जो है ये अविदा शब्द शक्ति में ही आते हैं। किस में आएंगे, अविदा शब्द शक्ति में आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी शब्द शक्ति की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी परिभाषाओं का निष्कर्ष करके अब यहाँ तक पहुँचे हैं कि उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के मुख्यार्थ का या वाच्यार्थ का या संकेतार्थ का या सरलार्थ का या कोशीय अर्थ का, यानी शब्द कोशीय अर्थ का, शब्द कोश में जो अर्थ दिया गया है का, नामवाची अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ का अर्थ को अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी ये अविदा का बोध कराते हैं। कौन कौन से, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतार्थ, सरलार्थ, शब्द कोशीय अर्थ, नामवाची शब्द, लोक प्रचलित अर्थ, इसे क्या कहा जाएगा, इनको अविदा अर्थ में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा, अविदा अर्थ में। उम्मीद करता हूं दोस्तों का आपको अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा अच्छे से याद हो गई होगी और इसका भावार्थ इसको अच्छे से आपको ने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं अविदा शब्द शक्ति से संबंधित उदाहरणों की। देखो एक बार फिर से याद रखना, अविदा शब्द शक्ति किसे कहेंगे, जिस वाक्य का, बोले गए वाक्य का, कोई वाक्य है, सेंटेंस है, ठीक है ना, उसका वही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ रही है, कोई रुकावट नहीं आ रही है, उसका वही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, उसे अविदा शब्द शक्ति कहा जाएगा। जैसे मोती एक नटखट लड़का है। अब देखो मोती एक लड़का है, नटखट एक उसकी विशेषता है, सीधी बात लड़का है, तो सीधी बात है मोती के बारे में कहा जा रहा है, कोई अर्थ दूसरा ग्रहण किया नहीं जा रहा। उसके हार के मोती कीमती हैं, तो यहाँ भी मोती जो शब्द है ना, देखो यहाँ भी मोती एक लड़के का नाम लिया जा रहा है और यहाँ भी एक मोती क्या है, हार के मोती जो होते हैं उसका अर्थ लिया जा रहा है। सीधी सी बात है, कोई दूसरा अर्थ लिया ही नहीं गया। हरी पुस्तक पढ़ता है, हरी नाम का एक लड़का है, पुस्तक पढ़ रहा है, सीधी सी बात है, इसका कोई अर्थ नहीं, दूसरा कोई अर्थ नहीं लिया जा रहा, कोई बाधा नहीं आ रही, कोई रुकावट नहीं आ रही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई अर्थ ग्रहण करने में। अगला उदाहरण है, विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया, अर्थात विष्णु भगवान ने नारद को हरि रूप दिया, सीधी सी बात है, इसका कोई अलग अर्थ है ही नहीं। गाय दूध देती है, गाय एक पशु है जो दूध देती है, सीधी सी बात है, कोई अर्थ ले नहीं सकते, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रही, कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ रही, अतः सीधी सी बात है वही।
अर्थात हमने जो जो वाक्य बोला गया है उसी प्रकार का हमने जो अर्थ लिया है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका वही अविधा शब्दशक्ति हो जाएगी। चलिए आगे देखो, अगला उदाहरण है, गाय दूध देती है, हो गया है। गधा घास चर रहा है, गधा एक पशु है जो घास चर रहा है, सीधी सी बात है, इसका कोई अन्य अर्थ भी नहीं ग्रहण किया जा सकता। अगला है शेर जंगल में रहता है, शेर है जो जंगल में रहता है, सीधी बात है, इसका कोई अलग अर्थ ग्रहण किया ही नहीं जा रहा। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ जो है अयोध्या के राजा थे, सीधी सी बात है, इसका वही अर्थ ग्रहण किया जाए। जैसे गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, इसका यही अर्थ लिया जाए कि गुलाब का फूल है जो बहुत सुंदर है, सीधी सी बात है, सुंदर है, इसका कोई अलग अर्थ लिया ही नहीं जा रहा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन है एक लड़का है जो पुस्तक पढ़ रहा है, सीधी सी बात है, इसका कोई अलग अर्थ लिया ही नहीं जा रहा, कोई किसी प्रकार की बाधा आ ही नहीं रही, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ रही है दूसरा अर्थ ग्रहण करने के लिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सीधी सी बात है। गाय घास चर रही है, गाय एक पशु है जो घास चर रही है, सीधी सी बात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति का अर्थ, शब्द शक्ति के संबंधित जो शब्द हैं वो, और शब्द शक्ति के प्रकार और अविधा शब्द शक्ति आपको आसानी समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा बनने को जा रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, और लक्षणा शब्द शक्ति को और व्यंजना शब्द शक्ति को अगली वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगा। तब तक इंतज़ार कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो, आज की पढ़ाई समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और वास्तव में अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा कंटेंट अभी और लाने वाला हूँ, पूरे काव्य शास्त्र को पढ़ाने वाला हूँ, और 9वीं से लेकर के और 10वीं तक पूरी व्याकरण को, और 11 से लेकर के 12वीं यानी 11वीं 12वीं हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य की समस्त किताबों की रचनाओं को, दोस्तों मैं रचनाओं को भी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, पूरी किताबों की व्याख्याओं को कराने वाला हूँ, पूरी किताब की हिंदी अनुवाद कराने वाला हूँ। जो बच्चा 9वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ने वाला है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा, बहुत जल्दी अगली वीडियो आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।